Hello everyone, this is Simran Bajaj welcoming you to Vyas Institute of Education और आज लाए हैं आपके लिए फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। एंड आइए शुरू करते हैं इसे। ये वीडियो होगी कॉन्सेप्ट्स की और वीडियोस भी आएंगी जिसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे साथ में। यहाँ इस वीडियो में मैं अभी के लिए डेरिवेशंस वगैरह नहीं ले रही हूँ, तो डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स के लिए होगी आपके लिए एक अलग वीडियो। सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो नाम है ग्रेविटेशन उसको समझते हैं। है क्या ग्रेविटेशन? हम बोलते हैं जी एक एप्पल गिरा तो फिर नीचे गिरा तो ग्रेविटेशन हो गई डिस्कवर। तो आपको ये बात जाननी है कि सिर्फ अर्थ ही एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं ला रहा अपनी तरफ दूसरे ऑब्जेक्ट्स के लिए। इनफैक्ट हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से। उस फोर्स को ग्रेविटेशन की फोर्स कहते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला all objects in universe attract each other with a force and उस फोर्स को कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट समझाने जा रही हूँ। उन दो ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करके या उन दो बॉडीज को रिलेट करके एक समझाने वाली हूँ मैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एक फोर्स को यूज करके। और वो फोर्स जो है उसका क्या रिलेशन है मासेस के साथ, उन दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस और उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस के साथ। ये बता रहा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझाते हैं आपको अच्छे से। ये है दो मेरे ऑब्जेक्ट्स या दो बॉडीज है मेरी ए एंड बी। ए का मास है कैपिटल एम और बी का मास है स्मॉल एम। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है डी। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है जो फोर्स ए बी पे एक्सर्ट करेगी उसको अट्रैक्ट करने के लिए, या जो बी ए पे एक्सर्ट करेगी उसको अट्रैक्ट करने के लिए, वो जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली रिलेटेड होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। वो डायरेक्टली रिलेटेड होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो मैंने क्या किया? मासेस का लिया प्रोडक्ट और ये बताया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मासेस। अब दूसरा जो चीज ये कह रहा है वो ये कह रहा है, वो ये कहता है कि ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जब भी हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताते हैं तो हम उस चीज को 1 करके लिख देते हैं। 1 और वो जो क्वांटिटी लिखनी होती है, तो वो बोल रहा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर कर दिया डिस्टेंस का, और इनवर्सली में हमेशा 1 दैट क्वांटिटी लिख देते हैं। तो ये कह रहा है मेरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आइए समझते हैं, एक बार इसको रीड करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। जिनको नहीं पता डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट होता है एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, एक कम हो तो दूसरी भी कम हो। और इनवर्स होता है और उनका उल्टा रिलेशन है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरी कम हो रही है, एक कम हो रहा है तो दूसरी बढ़ रही है। उसको इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? Every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses, जो इससे रिप्रेजेंट किया है मैंने, and inversely proportional to the square of distance between them, जो इससे रिप्रेजेंट किया है मैंने। अब ये मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये मेरा सेकंड एक्सप्रेशन, दोनों में LHS में लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास फोर्स है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकती हूँ। कंबाइन कैसे करूँ? मैंने यहाँ लिख दिया F दैट इज फोर्स प्रोपोर्शनल, ऊपर आ जाएगा M इंटू M, ये कैपिटल M है मेरा, थोड़ा सही से लिख देते हैं, M इंटू M, और नीचे आ गया मेरा D स्क्वायर।
सिंपल सा फॉर्मूला, मैंने दोनों एक्सप्रेशंस को कर दिया इस एक्सप्रेशन में कंबाइन। और अब मेरे पास ये ना एक सिंबल है, इसको ना प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आपको पढ़ाया था मैंने डिटेल में कि ये साइन जब हटाना हो तो मुझे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना होता है। क्या लगाना होता है? कांस्टेंट। बच्चे क्या लगाना होता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मुझे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना होता है इस साइन को हटा के इज इक्वल टू करने के लिए। और यहाँ पे जो लगेगा मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो होगा कैपिटल जी। क्या लगेगा बच्चे? कैपिटल जी। और ये आ गया मेरा एज इट इज बाकी का बाकी एक्सप्रेशन मेरा आ गया एज इट इज। और मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन लगा दिया मैंने जिसका नाम है कैपिटल जी। और इक्वल टू का साइन आ गया साथ में। फोर्स में हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में के लगा दिया था, के, और फिर बाद में उसको 1 लेके F इज इक्वल टू ma ले लिया था, है ना। तो यहाँ आ गया जी। अब आप बोलेंगे जी क्या है? इसको जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब बेसिकली इस जी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है और वो भी इस फॉर्मूले से निकालनी है तो आइए जी को आइसोलेट करें, अकेले कर दें। तो मैं बोल सकती हूँ, अगर मैं बोलना चाहूँ जी इज इक्वल टू ये डी स्क्वायर उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ में, ठीक है। और ये m इंटू एन उस तरफ जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरी आ गई वैल्यू कैपिटल जी की। अब मैं बोल रही हूँ देयर वाज अ पर्सन जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम था? हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने क्या किया? इन मिस्टर ने जी सिंस एक कांस्टेंट है उनकी उसकी एक वैल्यू निकाली। और क्या निकली जी की वैल्यू? 6.673 into 10 to the power minus 11। अब इसके आगे क्या ऐसा यूनिट आएगा? आइए ऐसा यूनिट भी हम खुद ही निकालते हैं। अगर मैं इसका ऐसा यूनिट निकालना चाह रही हूँ जी का ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मुझे पता है एफ का क्या होता है ऐसा यूनिट? न्यूटन। डी स्क्वायर, डी इज द डिस्टेंस, मीटर होता है ऐसा यूनिट, तो मीटर स्क्वायर कर दो आप, ठीक है, बिकॉज स्क्वायर है। मास का क्या होता है? केजी लेते हैं, दो मासेस है दो ऑब्जेक्ट्स के, m इंटू m, तो केजी इंटू केजी स्क्वायर हो गया। अब केजी को मैं अगर ऊपर ले जाना चाहती हूँ, हमें पता है अगर मुझे 1/a टू द पावर n होता है, वी नो दैट एक्सपोनेंट्स में अगर 1/a टू द पावर n होता है, a को ऊपर ले जाना है तो n जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी। हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है, हम क्लास 6-7 से करते आ रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी ऊपर जाके केजी -2 हो जाएगा, जो पावर उसकी है वो माइनस में हो जाएगी। तो अब ये जो मेरा ऐसा यूनिट है वो वैल्यू यहाँ पे भी ऐसा यूनिट यहाँ पे भी लिखना होता है ना, तो यहाँ पे यही ऐसा यूनिट आएगा nm स्क्वायर kg -2। मेरा यही एम रहता है बच्चे, आप लोग कोई भी चीज रट्टा ना लगाएं, हर चीज समझने से, रिटेन करने से लंबे समय तक याद रहती है, उसको लाइफ लॉन्ग आप इस कॉन्सेप्ट को भूलते नहीं। रटा लगाएंगे तो बहुत जल्दी, जैसे ही ये क्लास भी गई, पेपर भी गया, तो आप भी कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। तो ये जो वैल्यू है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11, कई बार क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 दे देते हैं, जो सिंप्लीफाई दी कैलकुलेशंस। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया है। अगर आ गया है तो आइए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ग्रेविटेशन के या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के क्या रियल लाइफ एग्जांपल्स हम देखते हैं यूनिवर्स में। हम अगर अर्थ पे टिके हुए हैं, मैं उड़ थोड़ी ना रही हूँ, लेट्स से मैं अगर ग्रेविटेशन की फोर्स ही नहीं हुई तो मैं तो उड़ रही होंगी हवा में, आप भी उड़ रहे होंगे, कैमरा उड़ रहा होगा, ये बोर्ड उड़ रहा होगा जैसे स्पेस में होता है जनरली।
तो वी आर बाउंड टू द अर्थ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। सिमिलरली जो मून अर्थ के आसपास घूम रहा है इन अ सच अ स्पेसिफिक मोशन, प्लैनेट सन के आसपास है, ये सब ग्रेविटेशन की वजह से। आपने देखा होगा मून और सन की वजह से टाइड्स होती है, हाई टाइड्स लो टाइड्स। मून और सन की वजह से टाइड्स होती है, पानी ऊपर जाता है एकदम ना, पानी जब हम बोलते हैं दीज आर टाइड्स, पानी का वेव होना। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ग्रेविटेशन की फोर्स है जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है एंड हर एक ऑब्जेक्ट वो फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे एग्जर्ट करता है। अब आगे चलते हैं, मैं आपको फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ बहुत डिटेल में। आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है फ्री फॉल। एज द नेम सजेस्ट कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है अर्थ की तरफ, वही है फ्री फॉल। सो द फॉलिंग ऑफ अ ऑब्जेक्ट या बॉडी भी हो सकती है, बॉडी से मेरा मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी जो है वो एक हाइट से फॉल कर रही है टुवर्ड्स द अर्थ। बस फर्क इतना है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर है, उसके इफेक्ट के अंडर है, उसको कहते हैं फ्री फॉल। और जो बॉडी या जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है उसको कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्या बोला? एक ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की तरफ गिर रहा है फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, लेट्स से फ्रीली फॉल कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, बढ़ती है। तो आई एम सेइंग चेंज होती है और वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वो पोजेस करेगा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो तो उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोला मैंने? जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी में ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड एक्सेलरेशन क्यों है? बिकॉज वेलोसिटी बढ़ रही है, चेंज हो रही है कॉन्स्टेंटली। इसको डिनोट करते हैं, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करते हैं हम स्मॉल g से, एंड इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम न्यूमेरिकल्स की वीडियो में, और जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8। अब ऐसा यूनिट क्या लगाएं? कुछ क्वेश्चंस में आप लोग 10 भी ले लेते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशंस, पर गिवन होगा तभी लेना, अदरवाइज 9.8। तो अब एक्सेलरेशन है, चाहे किसी भी रीजन से पर है तो एक्सेलरेशन, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको ऐसे भी लिख सकते हो ms -2, ms टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड ये मास से वेरी नहीं करती, जो मेरा स्मॉल g है वो मास से वेरी नहीं करता है, मोर और लेस कांस्टेंट रहता है। मैं उसका फॉर्मूला डिराइव करना चाहती हूँ तो क्या होगा? ये फॉर्मूला देखते हैं। मैंने आपको क्लियरली एक चीज बताई थी कि अभी अभी जब मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था फोर्स का, कि फोर्स जो है इट वाज इक्वल टू g m अपॉन d स्क्वायर, यही फॉर्मूला करवाया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, अगर आपने नोट किया। तो अब मैं बोल रही हूँ, आपने अगर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की वीडियो देखी होगी मेरी, तो उसमें मैंने आपको फोर्स का फॉर्मूला सिखाया था विच वाज ma। तो अब मैंने एक्सेलरेशन, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन निकाल के दिखाया था आपको, डेरिवेशन करके दिखाई थी मोमेंटम के थ्रू। नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लिंक मैंने डाल दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अब मैं बोल रही हूँ आपको कि एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से है, तो a को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? g से। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो मैंने f की जगह डाल दिया mg और दूसरी तरफ मैंने एज इट इज लिख दिया अपना राइट हैंड साइड। मैंने क्या किया? f की वैल्यू a की जगह g डाला, बिकॉज नाउ इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे डाल दिया मैंने f की वैल्यू। दोनों तरफ देखो mm हो रहा है स्मॉल m हो रहा है कैंसिल, और यहाँ मुझे मिल गया मेरा g का फॉर्मूला, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m अपॉन d स्क्वायर। ये रहा मेरा छोटा सा मिनी सा फॉर्मूला, मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ऐसे ही कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया? मैंने यहाँ पे यूज किया f इज इक्वल टू mg।
ठीक है, हमें पता है ये क्यों आया, बिकॉज F इज इक्वल टू होता है ma, ये था मेरा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, डिटेल में समझ में आ गया है, ये फॉर्मूला डिराइव करना आ गया है, अब ये बात ध्यान रखेंगे, अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ और उसमें से मैं एक ऑब्जेक्ट और दूसरा जो है वो अर्थ है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थ की तरफ कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है, तो यहाँ d की जगह रेडियस आ जाएगा, अर्थ का क्या आ जाएगा, d की जगह आ जाएगा रेडियस, तो r² हो जाएगा d की जगह। याद रखेंगे रेडियस, अगर मैं अर्थ की बात कर रही हूँ तो पोल्स पे रेडियस कम है, एज इट इज गोइंग टुवर्ड्स इक्वेटर रेडियस बड़ा होता जा रहा है अर्थ का। तो जैसे जैसे रेडियस मेरा बड़ा होगा, जैसे जैसे रेडियस मेरा बड़ा होगा, इक्वेटर के पास बड़ा होगा, तो वैसे वैसे g की वैल्यू कम होती रहेगी। बिकॉज देखो g और अगर मैं g और नीचे r² की बात कर रही हूँ, इनवर्सली रिलेटेड है ना, उल्टा है, तो बहुत सिंपल सी चीज है कि जैसे जैसे मेरा रेडियस कम होता जाएगा, पोल की तरफ कम हो रहा है, इक्वेटर की तरफ ज्यादा हो रहा है, तो इनवर्स रिलेशन, अगर रेडियस ज्यादा हो रहा है तो g कम, रेडियस कम है तो g ज्यादा होता जाएगा, इनवर्स रिलेशनशिप फॉलो करता जाएगा। तो मोर और लेस हम g को कांस्टेंट लेते हैं अगर मैं अर्थ या उसके आसपास की बात करूं, पर अगर अर्थ से अवे जाएंगे तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करके आपको प्रॉपर g की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और मैं क्या लेती हूँ g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चंस में कई बार 10 दी होती है तब 10 ले लेंगे, लेकिन उसके अलावा नहीं तो 9.8 ही लेंगे। चलिए ये कॉन्सेप्ट तो आपका हो गया क्लियर। हमने ना 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी 8th चैप्टर मोशन फिजिक्स में। तो क्या थी वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, अगर आपको याद हो, सबसे पहली तो थी v इज इक्वल टू u प्लस at। अब मैं आपको v और u का आई डोंट थिंक मुझे जरूरत है आपको मतलब बताने की, आप बहुत यूज्ड टू हो गए हो 8th चैप्टर 9th चैप्टर कि u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम एंड s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वैसे डिस्टेंस बोलते हैं। और दूसरी थी मेरी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरी थी मेरी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, है ना। यही 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी जो हमने पढ़ी भी है। तो अब हर जगह एक्सेलरेशन जो है वो जो a है, अब मैं बात कर रही हूँ कि इट इज द ऑब्जेक्ट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो एक्सेलरेशन होगी बस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रही है, तो g हो गया ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द स्मॉल g जिसके बारे में मैं अभी भी बात कर रही थी आपसे। तो बस कुछ नहीं करना, a की जगह हर जगह g डाल देंगे, a की जगह हर जगह g फॉर गन डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस gt, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, 2gs इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब बेसिकली ये फॉर्मूले में यूज करने वाली हूँ, a की जगह मैंने g डाल दिया बिकॉज नाउ एक्सेलरेशन इज देयर बट ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल g और कैपिटल G में डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है और ये है मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन दोनों के ऐसा यूनिट का भी डिफरेंस आप बता सकते हो अगर पेपर में आ जाए तो। अब बेसिकली ये याद रखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब ग्रेविटी, जैसे कहते हैं ना, अगर मैं बोल रही हूँ ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डाउनवर्ड है, बिकॉज कोई ऑब्जेक्ट जो अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है तो नीचे की तरफ गिरेगा। तो अगर तो मोशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का एंड जो मोशन है उसकी डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट जा रहा है ना, एक्सेलरेशन भी उसकी डायरेक्शन में दी हुई है मुझे कि ये जो एक ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर गया, एक्सेलरेशन ये थी, तो ग्रेविटेशन की जो फोर्स है उसके अकॉर्डिंग ही जा रहा है ना, नीचे ही जा रहा है, तो जी आप जो है वो पॉजिटिव लेंगे। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर थ्रो कर रही हूँ अगेंस्ट ग्रेविटी, तब आप जी को माइनस लेंगे। याद रखिए क्वेश्चंस में ये दो चीजें, अगर इसमें से कुछ भी गलत हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कोई ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है और एक्सेलरेशन दी है डाउनवर्ड की, तो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहा है वो, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन जा रहा है वो, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। पर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रहे हो अगेंस्ट ग्रेविटी और फिर एक्सेलरेशन दी हुई है आपको, तो तब जो आप लेंगे जी को माइनस ले लेंगे, स्मॉल जी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को माइनस लेंगे। ये बात याद रखेंगे बिकॉज इससे आपका आंसर गलत आएगा नहीं तो एंड यू गेट जीरो मिल जाएगा, सीधा सीधा फर्स्ट वो देखते हैं टीचर कट कर देगी। आइए चलते हैं अगले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। मैंने एक डिफरेंस के फॉर्म में लिखे ताकि आप समझ पाए। मैं मास और वेट को समझाना चाह रही हूँ कि व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट। वेट होता है, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, इट इज अ फोर्स जो ऑब्जेक्ट एक्सर्ट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ एक्सर्ट कर रहा है। और वो कैसे होती है फोर्स, बेसिकली अर्थ हमें पता है कि अट्रैक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, क्या कर रहा है अर्थ
ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है. सो इट इज द फोर्स विद विच द अर्थ is attracting the object or it is the force with which object is attracted towards earth. तो मतलब वो force जिससे ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ खिंचा चला जा रहा है उसको वेट कहते हैं. एंड सिंस ये फोर्स है एंड फोर्स का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो ma होता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया है. एंड अगर मैं a की जगह g डाल दूं बिकॉज अब मैं एक्सेलरेशन की बात कर रही हूँ ड्यू टू ग्रेविटी, तो मेरा F इज इक्वल टू mg आ गया. तो वेट भी क्या है, फोर्स ही है. तो वेट का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू mg. किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से. mg क्यों आया, बिकॉज वेट इज अ फोर्स एंड फोर्स का भी मैंने बताया ma से mg जैसे मैंने डराइव किया, तो वेट का भी फॉर्मूला हो गया mg. ऐसा यूनिट क्या है, जो फोर्स का ऐसा यूनिट है फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन. न्यूटन n से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है. पर अभी मास से कैसे अलग है, मास जो है इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, उसके इनर्शिया को मेजर करता है. आपको इनर्शिया पता है, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज. मोशन मैंने आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में कराया है. सो मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट्स अ मेजर ऑफ इनर्शिया. एंड ऐसा यूनिट की बात करें वहां न्यूटन था वेट का, यहाँ पे किलोग्राम होता है. क्या होता है, केजी. क्या होता है, केजी, किलोग्राम. अब वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है. मतलब जैसे जैसे मास बढ़ता है वेट भी बढ़ता है, सेम ही है एक तरह से, ऑलमोस्ट मतलब मीनिंग अलग है बट वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. इसीलिए कहते हैं मास की जगह वेट वर्ड हम लोग लेमन यूज कर लेते हैं. एंड वेट जगह जगह चेंज होगा. देखो वेट जो है वो g पे डिपेंड कर रहा है एंड g विद लोकेशन चेंज होता है, स्मॉल g. सो एज अ रिजल्ट वेट भी चेंज होता है जगह जगह, बट मास इज कांस्टेंट, इट डज नॉट वेरी विद लोकेशन, इट इज सेम एवरीवेयर, सेम ही रहेगा. यहाँ पे 50 किलो है तो कहीं और भी 50 किलो ही होगा, पर वेट वेरी करता है. ऑल्सो मास कभी जीरो नहीं हो सकता, नहीं तो फिर एग्जिस्टेंस ही नहीं, स्टेबिलिटी ही नहीं हुई उस ऑब्जेक्ट की अगर मास जीरो हो गया तो. लेकिन वेट कैन बी जीरो, जहाँ पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के फोर्स के अंडर ही नहीं है, तो वेट जीरो हो सकता है. वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी मैटर करता है बिकॉज अगर ग्रेविटी के फोर्स के अंदर है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है जैसे, तो वेट में एक मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है तो वेक्टर क्वांटिटी. लेकिन मास एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे किसी डायरेक्शन की बात नहीं कर रही इन टर्म्स ऑफ मास, है ना. और अब मैं बात करूँ, अगर मैं बोल रही हूँ आपका वेट जो है वो अर्थ में 60 न्यूटन है, न्यूटन क्यों, बिकॉज इट्स अ फोर्स. तो अर्थ पे 60 न्यूटन है, तो मून में क्या होगा, तो मून में उसका 1/6 हो जाएगा. ये रिलेशन याद रखेंगे, इसको हम प्रूव भी करेंगे आपकी न्यूमेरिकल की वीडियो में, कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्कर में क्वेश्चन आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में भी है. सो ये हमने किया बड़ा ही मेजर चंक खत्म. अगर आप लोगों को समझ में आए तो डू नोट इट डाउन, बिकॉज ये बहुत जरूरी है. द नोट्स विच आई एम मेकिंग फॉर यू आर लाइक मोर देन सफिशिएंट टू लर्न. यू कैन लर्न सो मच फ्रॉम इट. आपको रेफरेंस बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे मजेदार न्यूमेरिकल्स डेरिवेशंस करेंगे. So I hope you enjoyed the video. If you've understood, hit the like button, subscribe for more such videos and comment your doubts because I always answer you. Thank you, have a very good day. Keep watching, keep learning.